देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा? चलिए सुनिए सब लोग। भारत में एक जगह है गुजरात। कौन सा जगह है? गुजरात। गुजरात में नागर ब्राह्मण रहते थे। कौन रहते थे? नागर ब्राह्मण। और नागर ब्राह्मण जो है सबसे पहले देवनागरी लिपि को लिखना शुरू किए। समझ रहे नहीं? समझ? सब लोग ध्यान सुनिए। भारत के गुजरात में नागर ब्राह्मण रहते थे। कौन ब्राह्मण? नागर। तो नागर ब्राह्मण सबसे पहले इसको लिखना शुरू किए। क ख ई ऐसे जो देवनागरी में होता है उसको पहले वो लिखना शुरू किए। लिखने के बाद उसका नाम रख दिए नागरी लिपि। क्या नाम रखे? नागरी लिपि। नागरी लिपि क्यों रखे? क्योंकि वो नागर ब्राह्मण थे, अपने नाम पर उसका नाम रखे नागरी लिपि और बोले कि इसमें हमको पढ़ना लिखना इसी तरह से। पहले लोग ब्राह्मी लिपि में पढ़ते थे तो ब्राह्मी लिपि थोड़ा कठिन लगा उनको, तो उससे भी आसान बनाए जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं। आ ई पढ़ते हैं ना, क ख ग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो इसको बनाने वाले पहले कौन थे? नागर ब्राह्मण। कहाँ से? गुजरात से। और अपने नाम के आधार पर इसका नाम रख दिए नागरी लिपि। अब नागरी लिपि में लिखा जाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो भी नागरी लिपि में ही लिखा जाने लगा। अब ये अपना गुजरात है। गुजरात है ना? ठीक। और आपका मान लीजिए ये भारत है। ठीक। तो जब गुजरात से उत्तर भारत की तरफ बढ़ा ये लिपि इतना फेमस होने लगा कि सब लोग इसको अपनाने लगे। महाराष्ट्र वाले अपना लिए मराठी में, गुजरात वाले अपना लिए गुजराती में। अब मान लीजिए इधर भी बढ़ने लगे। इधर संस्कृत फेमस था। कौन सी भाषा फेमस थी? संस्कृत। देव भाषा संस्कृत। देव भाषा संस्कृत। जब संस्कृत वाले इस लिपि को अपनाए तब देव भाषा होने के कारण इसका नाम नागरी से क्या पड़ गया? देवनागरी। और तब से इसका नाम क्या चलता चला आ रहा है? देवनागरी। यानी जब इस लिपि में देव भाषा संस्कृत को भी शामिल कर लिया गया तब इस नागरी लिपि का नाम बदल कर क्या पड़ गया? देवनागरी। तो इस तरह से देवनागरी लिपि का नाम क्या पड़ा? देवनागरी। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए इसके बारे में लिखिए। लिखिए। प्राचीन भारत के गुजरात राज्य में नागर ब्राह्मण रहते थे। प्राचीन भारत के गुजरात राज्य में नागर ब्राह्मण रहते थे। प्राचीन भारत के गुजरात राज्य में नागर ब्राह्मण रहते थे। नागर ब्राह्मण रहते थे। नागर ब्राह्मण जिन्होंने सबसे पहले इस लिपि को पढ़ना और लिखना प्रारंभ किया। जिन्होंने सबसे पहले इस लिपि को पढ़ना और लिखना प्रारंभ किया। जिन्होंने सबसे पहले इस लिपि को पढ़ना और लिखना प्रारंभ किया और अपने नाम के आधार पर इस लिपि का नाम नागरी लिपि रखा। अपने नाम के आधार पर इस लिपि का नाम नागरी लिपि रखा। आगे चलकर उत्तर भारत में इस लिपि में देव भाषा संस्कृत भी सम्मिलित हो गई। आगे चलकर उत्तर भारत में इसमें
इस लिपि में देवभाषा संस्कृत भी सम्मिलित हो गई। देवभाषा संस्कृत भी सम्मिलित हो गई। देवभाषा संस्कृत भी सम्मिलित हो गई। तब इसका नाम नागरी से देवनागरी हो गया। तब इसका नाम नागरी से देवनागरी हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, देवनागरी लिपि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? साक्ष्य मतलब समझते हैं? सबूत। कैसे हम पता करें कि देवनागरी लिपि है? मतलब इसका पहला सबूत हमको कहाँ मिला है, किस जगह पे मिला है? देवनागरी लिपि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? कोई बताएंगे? बताइए। गुजरात के राजा कौन थे? गुजरात के एक राजा थे, गुजरात के राजा जयभट्ट। क्या नाम था इनका? जयभट्ट। के शिलालेख में, शिलालेख समझते हैं? पत्थरों पे जो लिखा जाता था उसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। गुफाओं में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं गुहा लेख। और एक और लेख होता है, खंबे पर लिखा जाता है स्तंभ लेख, गुफाओं में लिखा जाता है गुहा लेख, और पत्थरों पे लिखा जाता है, पत्थर लगवा के लिखा है, अब भी लिखा जाता है, इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, ऐसा लिखा जाता है ना, वही शिलालेख है। तो गुजरात के राजा जयभट्ट जो अपने शिलालेख को लिखवाए थे वो देवनागरी लिपि में लिखवाए थे। किस लिपि में लिखवाए थे? देवनागरी। इससे पुराना कोई चीज नहीं है जिसमें देवनागरी का लिखा हुआ मिलता है। ब्राह्मी मिलेगा, खरोष्ठी मिलेगा, अरामाइक लिखेगा, है ना, सिंधु सभ्यता का लिपि मिलेगा, खबर है? सिंधु सभ्यता का क्या है लिखे? सांकेतिक लिपि है। लेफ्ट से जाएंगे फिर राइट से आएंगे, फिर लेफ्ट से जाएंगे राइट से आएंगे। सिंधु सभ्यता का जो शिलालेख से वो क्या बोलते हैं? लिपि है। गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में पहली बार देवनागरी लिपि का साक्ष्य मिला है। ये प्रश्न पूछा गया है, आपकी किताब में दिया है। हिंदी का किताब सब लोग अपडेट कर लें, आज किताब मंगवाने वाले हैं। पहली बार साक्ष्य मिला है, पहली बार देवनागरी लिपि का साक्ष्य मिला है। हो गया? अब चलिए लिखिए देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, चलिए ध्यान से, बड़ा अच्छा चीज है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है? सबसे तो पहले लिखेंगे देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। कैसे कह सकते हैं कि वैज्ञानिक लिपि है? देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि वैज्ञानिक लिपि है? कोई भी बताए। राहुल बताइए। हम देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? आखिर कोई कारण होना चाहिए ना कि साइंटिफिक है। साइंस में होता क्या है? किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान। क्रम से जो ज्ञान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। एक नियम होता है, उस नियम को पूरे ब्रह्मांड में पालन करना होता है, वही विज्ञान होता है। विज्ञान में आप देखते हैं हमेशा प्रैक्टिकल मायने रखता है। अगर प्रैक्टिकल में सही है तो वैज्ञानिक रूप से क्या है? सही है। प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो वैज्ञानिक रूप से क्या है? गलत है। तो वैज्ञानिक भाषा का मतलब होता है कि जो एक सिस्टम पर काम करे, एक नियम पर। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि क्यों है?
तो आपको बता देना क्यों है कि देखिए, पहले देवनागरी लिपि में आप देखेंगे वर्णमाला में पहले स्वर है। कौन है? पहले स्वर है। अब देखिए, अ आ पहले है, उसके बाद ई है, फिर उ है, ऐसे है कि नहीं है? औ तक है, उसके बाद अंग और क्या है? अह है। ये दोनों अयोगवा है। क्या है? अयोगवा। सबके बारे में बताएंगे, जब वर्णमाला पढ़ाएंगे तो सबके बारे में बताएंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये क्या है? स्वर है। उसके बाद से हमारा क ख ग घ अंग, इन सबका उच्चारण कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। बोले क ख, कंठ से आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके बाद देखेंगे च छ ज झ और य, किससे होता है? तालु से। तालु का मतलब जहां दांत खत्म हुआ है और मसूड़ा स्टार्ट हुआ, वो तालु है। मान लीजिए मनुष्य का ये दांत है अगर, और ये ऊपर है मुंह, ये तालु है, और ये ऊपर वाला जो क्या है? मूर्धा है। अब ट ठ ड बोलेंगे, ट ठ ड ढ ड़, तो आप देखेंगे मूर्धे पे जाएगा जी। बोलिए ट ठ, जा रहा है कि नहीं मूर्धे पे? जो लोग नहीं बोल के होशियार चंद बन रहा है, वो लोग भी बोल लिया करें, ठीक ना? बोलिए ट, जीभ जा रहा है ना ऊपर, तो जहां जा रहा है वही मूर्धा है। और बोलिए च, च बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे तो जीभ सीधा जाके चिपकेगा, और इसको बोलेंगे तो जीभ उल्टा जाके चिपकेगा। अब बोलिए तो बोलेंगे तो जीभ दांत पर जाएगा। अगर दांत के बजाय मूर्धा पे चला गया तो ट निकल जाएगा। अगर दांत के बजाय तालु चला गया तो क्या निकलेगा? च। तोतले लोग में यही होता है, तो ना। उसके बाद मान लीजिए ओष्ठ से बोलेंगे प। मेरे कहने का मतलब यह है कि कंठ वाले एक साथ रखे गए हैं, तालु वाले एक साथ रखे गए हैं, मूर्धा वाले एक साथ, दंत वाले एक साथ, ओष्ठ वाले एक साथ। उसके बाद अंतस्थ माने य र ल व को एक साथ रखा गया है, और उस व्यंजन स देखिए स और ह को एक साथ रखा गया है। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? छ त्र ज्ञ स्र को एक साथ रखा गया है समझ में। और उत्क्षिप्त व्यंजन है ड़ और ढ, इनको एक साथ रखा गया है। तो पूरा सिस्टम से रखा गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक। बाकी अंग्रेजी में क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, कोई टर्म नहीं है। कहीं से भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन वो अपने भाषा में, अपने व्याकरण में कुछ सोच समझ के ABCD लिखे होंगे। हमको उससे क्या मतलब? हमको हिंदी से समझना यह है कि हिंदी में शब्दों को एक तरीके से रखा गया है। आए बात समझ में? अब तरीका देखिए, ये कंठ से बोले जाते, कंठ वाले पहले, यहाँ भी कंठ वाले पहले हैं। तालु वाला है तो यहाँ भी दूसरे नंबर पे ताल है। तीसरा नंबर पे क्या है? ओष्ठ है। अब देखिए इसी में री है, मूर्धा वाला री है, तो यहाँ पे मूर्धा वाला ये है। ये ओष्ठ वाले हैं तो ये ओष्ठ वाले हैं। जीभ दांत से किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता है हिंदी में, संस्कृत में होता है। एक स्वर है जिसका नाम है री, संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। पहले तो बोल ही नहीं पाएंगे इसको। री बोल लेंगे? नहीं बोल पाएंगे, बोलने की कोशिश करिएगा। देखिए संस्कृत में री भी होता है, री भी होता है, लेकिन हिंदी में री नहीं होता है। क्या होता है? केवल री। ऋषि नहीं पढ़ा, री पढ़ते हैं, ठीक है। तो दांत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। बाद में बचा कौन? ओष्ठ। ये भी ओष्ठ। तो देखिए सब सिस्टमेटिक है, पहले कंठ, फिर तालु, फिर आपका क्या बोलते हैं मूर्धा, उसके बाद ओष्ठ, दंत, उसके बाद ओष्ठ। तो सिस्टम से रखा गया है, ठीक है। अभी तो आपको हम पढ़ाएंगे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे और उसी के आधार पर बताएंगे आपको कैसे, कितना सिस्टम से बनाया गया है। समझ रहे हैं? जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं BA में, उनके लिए काम आ जाएगा वो। चल
हिंदी में कुल 39 व्यंजन है। ऐसे तो 33 हैं, 6 और बढ़ जाते हैं, टोटल कितने आते हैं? 39। व्यंजन पूछे 39, कुल व्यंजन 39, मूल व्यंजन जो है वो 33। ठीक है, मूल स्वर है 4, कुल स्वर है 11, और अयोगवाह की संख्या 2, अंतस की संख्या 4, उस व्यंजन की संख्या 4। वर्ड में आता है व्यंजन और स्वर। वर्ड सभी होते हैं, 52 वर्ड हैं, कुछ स्वर वर्ड हैं और कुछ व्यंजन वर्ड है, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों में नहीं आते हैं, उनको अयोगवाह कहते हैं। टोटल 52 वर्ड है। जब हम आपको वर्णमाला शुरू करेंगे तो पहले वही लिख के दिखाएंगे कि टोटल कितने लोग हैं, कौन किस किस कैटेगरी में है। ठीक, भरोसा रखिए, भरोसा कर सकते हैं मेरे ऊपर आप।